सो ये जो फॉर्मूला हमारा कल बनकर आया था दैट वाज बेस्ड ऑन डेरिवेशन की फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस के प्रोडक्ट के। ठीक है, अपने पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, दोनों का मास m1 m2 था, और मैंने ये बताया था कि मास है जो मास है उन दोनों के मासेस का जो प्रोडक्ट है, यानी कि अगर मैंने कहा था अगर एक 5 केजी है और अगर एक 3 केजी है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा 15 केजी। तो ये जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके 15 केजी के। और जैसे 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 ये प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों के दोनों आपस में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। क्या बोला ऋषभ, दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा था कि इनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी है, पर डिस्टेंस के साथ रिलेशन उल्टा होता है। यहां पर तो था डायरेक्ट रिलेशन, और यहां पर कैसा रिलेशन है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या कहता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, यानी कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, तो दोनों के बीच की फोर्स कम होने लगेगी, है ना। एक डिस्टेंस कम होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगी, और दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स घटेगी। देखो, अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल पुल है, ऐसे ही मून का भी अपना ग्रेविटेशनल पुल है। चंद्रयान लैंड कराना उसके ऊपर, तैर रहा है उसके ऊपर, वो घूम रहा है ऐसे करके, क्यों नहीं घूम पा रहा है, क्योंकि मून का भी अपना ग्रेविटेशनल पुल है, उसने भी चंद्रयान को क्या कर रखा है, खींच के रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, हाँ वहां पर जो इफेक्ट है वो अर्थ के मुकाबले थोड़ा सा कमजोर है, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ज्यादा ताकतवर है एज कंपेयर टू मून। ठीक है, पर जैसे जैसे अगर कल को हम बोलें कि चंद्रयान वापस आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो मून को छोड़ना शुरू करेगा, यानी कि मून और चंद्रयान के बीच में डिस्टेंस पहले इतना था, अब उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगेगा, तो दोनों के बीच में फोर्स कम हो जाएगी। अब मून जो है वो चंद्रयान को इतने डिस्टेंस से ज्यादा खींच पाएगा या कम खींच पाएगा, कम, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो चुका है। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। सो ये जो फोर्स है ये कंप्लीटली डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे और डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स के बीच में। ओके, नाउ अब स्कूल में तुम्हारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, व्हाट विल हैपन टू फोर्स, what will happen to force if mass of one object is doubled। क्या होगा यदि एक ऑब्जेक्ट का मास पहले 5 किलो था, अब 10 किलो कर दिया हमने, वो अभी भी 3 किलो ही है, तो अब प्रोडक्ट कितना जा रहा है, 15 से कितना हो गया, डबल हो गया, तो यानी कि फोर्स कितनी हो जाएगी, फोर्स भी डबल हो जाएगी। ठीक है ना, तो देखो पहले फोर्स कितनी लग रही थी, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब हमने बोला कि दोनों के बीच में एक जो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं m1 वाला ऑब्जेक्ट जो है, अब वो m1 नहीं है, वो कितना हो गया है 2m1 हो गया, क्योंकि हमने उसका मास क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो अगर मैं मास चेंज करूंगा तो वो फोर्स भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मास के साथ साथ फोर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अब जो नई फोर्स लगेगी उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे साइन डैश का, इसको हम कहते हैं एफ डैश, यानी कि न्यू फोर्स। तो न्यू फोर्स क्या हो जाएगी, जी 2m1 वही m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, राइट। तो एफ डैश इक्वल्स टू जी
m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर, टू को मैं बाहर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, टू को मैंने बाहर लिख दिया। अब एक बात देखो, जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर किसके बराबर है? जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर किसके बराबर है? ऑलरेडी पुराने वाली फोर्स के बराबर है, तो ये नई वाली फोर्स क्या हो जाएगी? 2 इंटू पुरानी वाली। न्यू फोर्स क्या हो गई? पुराने वाले की डबल हो गई। सपोज मान लेते हैं कि पुराने जो फोर्स लग रही थी वो लग रही थी 10 न्यूटन, पुरानी फोर्स लग रही थी 10 न्यूटन, पर अब पुरानी वाली में डबल कर दोगे तो नई वाली फोर्स कितनी आ जाएगी? 20 न्यूटन, क्योंकि पुरानी वाली का 2 गुना हो गया है नया फोर्स। यानी कि जैसे ही वजन बढ़ जाएगा, जैसे ही वजन बढ़ जाएगा उतनी ही मात्रा में फोर्स भी दोनों के बीच में बढ़ जाएगी। ठीक है, इसे नोट करो। एक और क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन देखो क्या दिया मैंने। कह रहे हैं व्हाट विल हैपन टू फोर्स इफ मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो मास है वो हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया। यानी कि m1 से क्या कर दिया उसको? 2m1, और m2 से क्या कर दिया? 2m2, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस पहले d जा रहा था, अब हमने उसकी क्या कर दिया? d को क्या कर दिया हम लोगों ने? dy 2 कर दिया। ओके, अब देखते हैं इसके हिसाब से फोर्स क्या लग रही होगी। F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर, और इसके हिसाब से जाएंगे तो F डैश इज इक्वल्स टू जी 2m1 इंटू 2m2 अपॉन में d/2 का होल स्क्वायर। F डैश इक्वल्स टू जी 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 इंटू m1 m2 अपॉन d का हो जाएगा d स्क्वायर और 2 का हो जाएगा 4। अब ये वाला फ्रैक्शन इससे डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला फ्रैक्शन जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई तो होगा, बट उस फ्रैक्शन के साथ क्या हालत करते हैं हम? रेसिप्रोकल। ये फ्रैक्शन में डी स्क्वायर बाय 4 है ना, अभी डिवाइड हो रहा है, पर जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, 4 अपॉन डी स्क्वायर। नाउ 4 इंटू 4 इज 16 इंटू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर, और जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर किसके बराबर है? बोलो, पुराने वाली फोर्स के। तो अब जो नई फोर्स आई है हमारे पास वो पुराने वाली की क्या हो गई? 16 टाइम्स हो गई। यदि आप देखो, हमने क्या करा? मास भी बढ़ा दिया, मास बढ़ाने से फोर्स तो बढ़ती ही है, उल्टा हमने और क्या कर दिया? डिस्टेंस कम भी कर दिया, पहले जितना था उसका आधा कर दिया। तो यानी कि अगर आप डिस्टेंस भी कम कर दोगे तो फोर्स और कम, सॉरी, फोर्स और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस के बीच में कैसा रिलेशन होता है? सेम। कौन बोला? तो दो लोग पॉइंट कर रहे हैं तुझे। अच्छा, वो दांतों के बीच में से हवा निकल गई होगी तेरे। तो दोनों के दोनों हमने क्या करा? दोनों के दोनों जो हमने चेंजेस करे हैं वो फोर्स बढ़ाने वाले ही करे हैं, मास भी बढ़ा दिया और डिस्टेंस भी घटा दिया। राइट, नोट कीजिए। फिर इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो एनसीईआरटी पेज नंबर 134, ये नई वाली बुक है पुरानी वाली बुक है? पुरानी। नई वाली बुक में 102, उसमें एक टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था? कि संसार में दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के बीच में फोर्स लग रही है, यही है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, मोटा मोटा। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के बीच में फोर्स लग रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो ऐसा नहीं कि आपके और अर्थ के बीच में लग रही है, ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, कई बार तुम लोगों को इस बात पे भी कंफ्यूजन हो सकती है
ग्रेविटी और ग्रेविटेशन। सुनने में दोनों सेम शब्द लग रहे हैं, सिनोनिमसली भी इस्तेमाल करते हैं बच्चे, कभी ग्रेविटी इस्तेमाल कर लिया, कभी ग्रेविटेशन इस्तेमाल कर लिया, पर फिजिक्स में इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। बता रहा हूं, ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। मेरे इस लैपटॉप के बीच में, मेरे इस पंखे के बीच में, करण और चेयर के बीच में, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, एनी टू ऑब्जेक्ट्स ए और बी के बीच में लगने वाली फोर्स। पर यदि जो फोर्स हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें एक ऑब्जेक्ट अर्थ है और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है अपने पास, जैसे कि कोई सैटेलाइट, तो यदि कोई ऑब्जेक्ट एक अर्थ है, अर्थ होना चाहिए उसमें से एक ऑब्जेक्ट, अब हम और अर्थ, ये कुर्सी और अर्थ, ये पंखा और अर्थ, बिल्डिंग और अर्थ, टीवी और अर्थ, यानी कि अर्थ की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ये दोनों शब्दों के बीच में अंतर समझ में आया? ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स एंड ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन यानी कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट, संसार के कोई भी दो ऑब्जेक्ट। तो इंपॉर्टेंस, बेसिकली इंपॉर्टेंस बोल लो या एप्लीकेशन बोल लो, कि ये जो लॉ हमने अभी भी पढ़ा है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स होता है, उसका पहला एप्लीकेशन क्या है? पहला एप्लीकेशन ये कहता है द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। ये वो फोर्स है जो हमको अर्थ से बांधे हुए है, अगर ये फोर्स ना हो तो हम तो उड़ते रहेंगे। ठीक है। सेकंड, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। इसी इसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से मून जो है अर्थ के चक्कर लगा रहा है। ठीक है। थर्ड, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। सन बीच में है, बाकी के सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं? सन के चक्कर काट रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट्स में, क्योंकि सन ने सभी प्लैनेट्स को, कितने प्लैनेट्स हैं हमारे पास? 8। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, वीनस और नेपच्यून। ठीक है। क्या हुआ? यूरेनस छूट गया था। सो ये सारे के सारे प्लैनेट्स को अर्थ, सॉरी, सन ने खींच के रखा हुआ है अपनी तरफ। सन बीच में है, अब बाकी के अदर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपने अपने ऑर्बिट्स में किसके चक्कर लगा रहे हैं, पर सन ने सबको अपनी तरफ क्या कर रखा है? खींच के रखा हुआ है कि रहोगे तुम मेरे साथ, पर मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ? घुमा रहा हूँ अपने अपने ऑर्बिट्स में। ये अपने अपने ऑर्बिट में घूमने में लगे हुए हैं। समझे मेरी बात? खींच के सबने रखा हुआ है। जैसे वो नहीं करते बच्चे, तितली वाला, तो उसमें क्या करते हो आप? स्पीड कैसे लेके जा सकते हो? जब आप सामने वाले को अपनी तरफ खींचोगे और फिर घुमाओगे उसको। अब अगर ये आप छोटे बच्चे के साथ कर लो तो आप उड़ा भी सकते हो उसे, है ना? समझे मेरी बात? तो वो तभी पॉसिबल है जब उसने ग्रिप बहुत अच्छी कर रखी है आपकी, तुम उसे खींच रहे हो और वो तुम्हें खींच रहा है। तितली बोलते हैं ना उसे, क्या क्या बोलते हैं? क्या क्या कौन? फुगड़ी? पता नहीं, हम उसको तो तितली पता है बस। इंपॉर्टेंस समझ में आया? पहला इंपॉर्टेंस। अच्छा, चौथा रह गया, द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन। आपको समुद्र में हाई टाइड्स और लो टाइड्स देखने को मिलती हैं। ये हाई टाइड्स और लो टाइड्स ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही पड़ती हैं। ठीक है। ये हाई टाइड्स और लो टाइड्स ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही पड़ती हैं। अब क्यों पड़ती हैं वो उसको हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं। ठीक है। पहला क्या पढ़ लिया हमने?
पहला पहला एप्लीकेशन क्या देखा, पहला इंपॉर्टेंस क्या देखा, इस फोर्स ने हमको अर्थ से जोड़े हुए है। दूसरा, मून अर्थ के चक्कर लगा रहा है। तीसरा, सारे प्लैनेट सन के चक्कर लगा रहे हैं इसी फोर्स की वजह से। और चौथा, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स देखने को मिलती हैं आपको सी में या फिर ओशंस में। क्लियर, इंपॉर्टेंस क्लियर है सभी को। तो जो इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन है, यहाँ पर ये 4 के 4 पॉइंट्स हम लोगों ने नोट डाउन करने हैं घर पर।